जो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का अभ्यास प्रश्न पत्र हिंदी का। बच्चों, ये जो आपके जितने ही प्रैक्टिस पेपर है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पेपर है उसका पैटर्न सेम यही रहने वाला है और कहीं ना कहीं तक कुछ क्वेश्चंस इसी में से उठ के आपके सीधे एग्जाम के अंदर आने वाले। तो ये जो आपके प्रैक्टिस पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में इस अभ्यास प्रश्न पत्र का हिंदी का सेक्शन ए करेंगे, यानी खंड आ करेंगे। खंड आ में जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास वो है, नीचे एक अपठित गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, ये जो पूरा की पूरा आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर आप थोड़ा नीचे भी जाएंगे उसके बाद ये यहाँ तक ये पूरा आपको ये दिखाई दे रहा है। आपको ये पूरा गद्यांश पढ़ना है। उसके बाद इस गद्यांश से ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए, जैसे आपको यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ये आपका है .5 तक। उसके बाद आपको ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है ये आपको इसको पैराग्राफ को पढ़ के फिर उसके बाद देने। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कभी कभी इतनी ईजी होता है कि आप इसको पढ़ते ही इसके उत्तर दे सकते हैं। शरीर का अच्छा प्रदर्शन करने और बीमारियों से दूर रखने में कौन मदद करती है? जंक फूड की आदतें, स्वस्थ भोजन की आदतें, बासी भोजन की आदतें, अस्वस्थ भोजन की आदतें। तो बच्चों आपको ये ना पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको सीधा पता लग रहा है कि स्वस्थ भोजन की आदतें हमेशा हमें किससे दूर रखती है? बीमारियों से दूर रखती है, क्योंकि जंक फूड होता है बाहर का खाना। बासी भोजन जो रात का बच जाता है, सुबह का बच जाता है। अस्वस्थ भोजन की मतलब उल्टा सीधा कुछ भी खाना। तो स्वस्थ भोजन की आदतें हमें बीमारियों से दूर रखती हैं। आप अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ कैसे न्याय करेंगे? पोषक तत्वों को नियमित लेकर, पोषक तत्वों को ना लेकर, ये तो ऑप्शन ही गलत है। फास्ट फूड लेकर, ये भी गलत है। कच्ची भोज्य सामग्री खाकर, ये भी गलत है, क्योंकि आप सारे वेजिटेबल्स कच्चे तो नहीं खा सकते ना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही जाएगा, पोषक तत्वों को नियमित लेकर, यानी कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं अगर हम उसको रोज सही मात्रा में लेंगे तो वो अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय करेंगे। अब इसका .3, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? आपसे .3 में पूछा गया है, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? वायु, लवण, वसा और कार्बोहाइड्रेट या जल? आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो ये सही ऑप्शन है। हमारे जीवन में संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? वाहन, सड़क, सभी पोषक तत्वों का संतुलन या घर? हमारे जीवन में संतुलन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जितने भी पोषक तत्व है हमारी बॉडी में उसका क्या बना रहे? संतुलन बना रहे। उसके बाद है, शरीर को चलाने के लिए ईंधन होने के अलावा एक आनंद क्या है? शरीर को चलाने के लिए ईंधन के अलावा भी क्या चाहिए? दौड़ना चाहिए, सोना चाहिए, घूमना चाहिए या भोजन चाहिए? शरीर को चलाने के लिए ईंधन होने के अलावा एक आनंद क्या है? वो है भोजन। तो आपको भोजन जो ऑप्शन है वो है बच्चों सही ऑप्शन। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर पूछा गया, नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न कीजिए। तो आप यहाँ पर जब भी आप देखेंगे और आपको यहाँ पर ये अथवा, आपको ये अथवा नज़र आ रहा है, ये अथवा से तात्पर्य ये होता है कि बच्चों आपको या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है, लेकिन दो में से आपके पास चॉइस होती है और आपको करना बच्चों एक ही है। कई कई बच्चे क्या करते हैं, दोनों ही अटैम्प्ट कर देते हैं। दोनों अटैम्प्ट नहीं करना, ध्यान से सुनिए, आपको अटैम्प्ट एक ही करना है। दोनों के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स एक के ही मिलेंगे। तो यहाँ पर ऊपर दिया गया है आपके पास एक काव्यांश। काव्यांश होता है एक किसी भी कविता का एक हिस्सा या एक अंश, वो काव्यांश कहलाता है। तो हम कविता को पढ़ते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना फिर निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूल जाता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछात किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी, किए दूध के कुल्ले मैंने, चूसा अंगूठा सूधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। अब बच्चों यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, आपको वो करने हैं। कवि ने किलकारी किल्लोल मचाकर क्या किया? कवि ने किल्ली के खुद से ही संवाद किया, हास्योयोग किया, सहयोग किया, सूना घर आबाद किया। अभी हमने ये लास्ट पैरा में पढ़ा था कि यहाँ पर इसने लिखा था किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सूना घर आबाद किया। आ जाइए .2, कवि ने किससे कुल्ले किया? अभी हमने इस कविता को पढ़ा, हमें पता लगा कवि ने दूध से कुल्ले किए। कविता में चिथड़ों में कौन थी? गुड़िया, सहपाठी, रानी, सखी। तो आप ऊपर देखेंगे चिथड़ों को आपने यहीं पर अभी देखा होगा, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया था।
चलिए इसको देखते हैं, चिथड़े उसने कहाँ पर थे, चिथड़े बार बार और चिथड़ों में रानी, तो वहां पर इसमें पूछा हुआ है कविता में चिथड़ों में कौन थी, कविता में चिथड़ों में थी रानी। कौन थी? रानी। ये रानी आपका सही ऑप्शन है। कवि को किसका ज्ञान नहीं था? ऊंच नीच का, ऊपर नीचे का, अगल बगल का, धूप। कवि को ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था बच्चों, तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऊंच नीच। कवि को बार बार मधुर याद किसकी आ रही है? मृत्यु की, मिलन की, जीवन की, बचपन की। आपने अभी कविता पढ़ी तो आपको समझ में आया कवि को बार बार याद आ रही है बचपन की। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको दोनों में से एक ही करना है। ये भी आपको कविता पढ़नी पड़ेगी, फिर इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए वो हमको करने पड़ेंगे। चलिए बच्चों इसको पढ़ते हैं। यह मुस्कुराया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत, स्वयं बिखरने वाली इसकी पंखुड़ियां बिखराना मत, गुजरो अगर पास से इसके, इसे चोट पहुंचाना मत, जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो इसे रुलाना मत, अगर हो सके तो ठंडी बूंदे टपका देना प्यारे, जल ना जाए संतृप्त हृदय, शीतलता ला देना प्यारे। हृदय को जलने से बचाने के लिए कभी किसकी जरूरत बता रहा है? आर्द्रता की, उष्णता की, पावनता की और शीतलता की। कवि बता रहा है शीतलता की, तो आप यहाँ ऑप्शन लगाएंगे शीतलता। कवि अंतिम घड़ियों में क्या करने से मना कर रहा है? उठाने से, गिराने से, हंसने से, रुलाने से। कवि मना कर रहा है रुलाने से। ये आपने देखा ना, यहाँ पर लिखा हुआ है रुलाना। उसके बाद है आपसे कवि कैसी बूंदे टपकाने की बात कर रहा है? गरम, ठंडी, मीठी, गुनगुने। कवि ठंडी बूंदे टपका देने की बात कर रहा है। कवि किसे ना बिखेरने की बात कर रहा है? ओस को, पानी को, पंखुड़ियों को, फूल को, पंखुड़ियों को। इसके बाद है आपका अगला, कवि मुस्कुराया हुआ किसे कह रहा है? पौधों को, फूलों को, हरी घास को, सूखी घास को। तो आपका सही ऑप्शन होगा फूलों को मुस्कुराएगा कह रहा है। आई होप बच्चों आपको ये वाला जो सेक्शन था, यानी कि आपका पहला, जिसमें आपको सारा क्या करना था, आपको गद्यांश और काव्यांश दिए गए थे जिसको आपको पढ़ना था, और पढ़ने के बाद उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना था। जहाँ भी अथवा लिखा हो वहाँ पर आपके पास चॉइस होती है कि आप दोनों में से कोई एक करें। अब आपका आ जाता है व्यवहारिक व्याकरण। तो व्याकरण आपका 16 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसका जो ऊपर का निर्देश दिया होता है, इंस्ट्रक्शन, उसको ध्यान से पढ़े, उसके बाद ही करें आप। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 में 4 लिखने। अपयश शब्द में उपसर्ग बताना है। अपयश में उपसर्ग, बच्चों आपको पता होता है उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग वो होता है जो किसी भी मूल शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पर बताना है अपयश में उपसर्ग। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे, अप यश, और मूल शब्द वो होता है जिसका खुद का कोई अर्थ होता है। तो यश हो गया मूल शब्द और अब हो गया आपका उपसर्ग। तो आपका अब यहाँ पर सही आंसर है। आ जाइए इसके 2 पे। अधि उपसर्ग वाला शब्द बताना है, वो शब्द बताना है जिसमें अधि उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पर आप पहले ही देख रहे हैं अधिकार, अधिकार। कार पूरा एक मूल शब्द है, इसलिए अधि इसका उपसर्ग होगा। अधिक और ये अधिक तो सेम दे रखा है। अधीर, अधीर में बड़ी है तो ये कट जाएगा। और अधिक, अधिक, अगर यहाँ आप अधि अलग कर लेते तो सिर्फ का बचता है, और का आपका प्रत्यय में काउंट हो जाएगा, मूल शब्द में काउंट नहीं होगा। अब इसका आपका पॉइंट 3 है। पॉइंट 3 में आपसे पूछा गया है फुसफुसाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको बताना है फुसफुसाहट में क्या प्रत्यय लगा है। तो अगर हम इसको ऐसे कर ले फुस फुस, तो आपके पास बचेगा आहट, फुसफुसाहट। तो आपका जो आहट होगा वो सही प्रत्यय है। अब यहाँ पर है इत प्रत्यय वाला शब्द बताइए। जब आपको इत प्रत्यय वाला बताना है बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप उपसर्ग और प्रत्यय अलग करते हैं तो आपको जो शब्द अलग होता है, यानी कि मूल शब्द जो बचता है, उसका खुद का एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। अगर आपका बचा हुआ शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है तो वो मूल शब्द नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो इत प्रत्यय आपको बताना है। जैसे मैं यहाँ से अलग कर लेती हूँ, सम्मान जमा इत, तो ये क्या बन गया? सम्मानित। तो आपका जो ग ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निराकरण शब्द में मूल शब्द क्या है? निराकरण शब्द में मूल शब्द बताना है। तो निराकरण शब्द में आपका मूल शब्द होगा निर। ये निर आप ले सकते हैं। वैसे तो निर को हम उपसर्ग भी मानेंगे, पर यहाँ पर पराध, राध, अपराध और ये तीनों ही इसमें नहीं है, तो हम निर पे जाएंगे।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मानहीन शब्द में समास क्या होगा? पीताम्बर में आपका सही विग्रह करना है। 4 पायों का समाहार, तो यहाँ पर हमें समास बताने। मानहीन शब्द में समास होगा मानहीन, मान से मानहीन का समास होगा। देखो द्विगु समास होता है जिसमें, जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। द्विगु, ये लिखा है द्विगु, द्विगु गा या गा से मतलब गिनती, और गिनती दोबारा लिख के बताती हूँ बच्चों एक बारी। द्विगु में गा आता है और गा, गा का मतलब होता है गिनती, और गिनती जिसमें गिनती आए, जैसे कि 4, चौराहा, है ना, सप्ताह, यानी कि जिसमें आपको पता लग रहा है कि गिनती का प्रयोग होता है, तो वो होता है द्विगु समास। जहाँ पर आपको समास के अंदर गिनती या कोई भी संख्या आ जाए तो आप उस पर द्विगु लगाएंगे। द्वंद्व समास वो होता है जहाँ पर बीच में हाइफन आ जाए इस तरह से, तो वो होता है द्वंद्व समास। तो ये दोनों पहचाने बहुत आसान होते हैं। अब मानहीन, तो ये तो ना तो द्विगु होगा ना द्वंद्व। कर्मधारय क्या होता है? जैसे ही कर्मधारय हम लिखते हैं, जब भी इसका विग्रह करने पे ऐसा आए है जो, जैसे मैंने बोला पीताम्बर, पीला है जो अंबर, जब भी है जो आए समास मतलब विग्रह करने पे, तो ये कर्मधारय कहलाएगा। अब यहाँ पर बोला गया तत्पुरुष, तत्पुरुष में आते हैं आपके सारे कारक की विभक्तियां, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह के का, की, के, हे, अरे, जब भी विग्रह करने पे का, की, के, हे, अरे आए, तो वो आपका होता है तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर मानहीन पूछा हुआ है, मानहीन, तो यहाँ पर आपका आएगा मानहीन में, मानहीन में है आपका बच्चों तत्पुरुष समास। इसका तत्पुरुष समास सही आंसर होगा। अब आ जाइए इसके पॉइंट 2 पर। पीताम्बर समस्त पद का सही विग्रह कीजिए। अभी मैंने बताया पीताम्बर, पीला है जो अंबर, तो यहाँ पर इसका सही विग्रह होगा पीला है जो अंबर। 4 पायों का समाहार, 4 पायों के समाहार को हम बोलते हैं 4 पाई, 4 पायों, क्योंकि 4 पाई ऐसे करके होती है ना, जिसमें 4 पाए लगे रहते हैं, ये ऐसे 4 पाए लगे रहते हैं, तो ये 4 पायों का समाहार 4 पाई। और ये कौन सा समास है? 4 ये है। अगर अब इसको पूछा जाए इसमें, तो चलो इसमें ये पूछा गया, इसका आपको समझ पद बताना है, पर ये समास है। यहाँ पर जो ये जो समास होगा बच्चों मैं बता देती हूँ, ये वाला समास ये आपका होगा द्विगु समास, ठीक है। और ये द्विगु, ये वाला जो समास है आपका पीताम्बर, ये होगा आपका कर्मधारय समास। अगर पेपर में आ जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा समास है। ये आपका कर्मधारय समास है, ये आपका द्विगु समास है। आ जाइए द्वंद्व समास का सही उदाहरण। द्वंद्व समास वो होता है बच्चों जिसके बीच में हाइफन आता है। अगर कहीं पर हाइफन आ गया तो आप समझ जाइए कि वो द्वंद्व समास, जैसे कि आपका सही और गलत। अगर इसका विग्रह होगा तो इस तरह से होगा सही और गलत। कभी भी द्वंद्व समास का विग्रह करना हो तो विग्रह इसी तरह होता है, ठीक है, सही और गलत। जैसे आ जाए माँ बाप, तो इसका विग्रह क्या होगा? माँ और बाप। 10 है आनंद जिसके, यह समास किस विग्रह का उदाहरण है? जब भी आपका प्रथम पद और द्वितीय पद मिलके किसी तीसरे पद की ही ओर संकेत करे, किसी तीसरी चीज की ही ओर संकेत करे, तो वो होता है आपका बहुव्रीहि समास। जैसे कि अगर मैं गिनती हूँ, 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण, 10 है आनंद, दसानन, 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, ये क्या हो गया? दशानन। और ये होता है बहुव्रीहि समास, जब आपका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही मिलके किसी तीसरे की ओर ही संकेत करे, इशारा करे, तो वो होता है आपका बहुव्रीहि समास। और ये विशेषकर, और ये होते हैं आपके बहुव्रीहि समास, जो आपके किसी जैसे भगवान वगैरह के बारे में ज़्यादातर आता है, तो वो बहुव्रीहि समास होता है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया निर्देश अनुसार किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ उत्तर देने, यहाँ पर जितने भी आपके ये सारे ही सारे आपके वाक्य से संबंधित हैं। सरिता बाजार नहीं जाती, तो नहीं आ गया, तो ये हो गया निषेधवाचक। मैं आपको सारे बताती जाती हूँ। विधानवाचक वो होता है जब कोई सरल वाक्य होता है, तो विधानवाचक, जैसे कि सरिता बाजार जा रही है, तो ये विधानवाचक वाक्य बन जाता है। निषेधवाचक ऐसे वाक्य जिसमें ना, नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग हो, तो वो होते हैं निषेधवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य आते हैं जिनके पीछे प्रश्न, जैसे प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जा रहा है और लास्ट में प्रश्न चिन्ह आता है, तो वो होते हैं प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, या आपको वाक्य से इस बात का बोध होता है कि वाक्य में किसी को कोई आज्ञा दी जा रही है। जैसे आप सब पढ़ने बैठ जाइए, तो ये आज्ञा दी जा रही है। ऐसे वाक्य जिससे ये बोध हो कि वाक्य के अंदर आज्ञा दी जा रही है, तो ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आइए आपका पॉइंट 2, मैं आपको ऐसे समझाते चलूंगी, एग्जाम में किसी भी तरह का आ सकता है। काश रचना पुस्तक
पढ़ती, काश रचना पुस्तक पढ़ती। अब यहाँ पर ना इच्छा हो रही है, काश हम इच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो गया आपका इच्छावाचक वाक्य। हाँ, यहाँ पर आपको कई लोग विस्मयवाचक भी बताएंगे, कई इच्छावाचक भी बताएंगे बच्चों, क्योंकि जब भी आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि इस तरह का मार्क आ जाता है विस्मय बोधक, तो ये विस्मयवाचक भी बन जाता है। पर हम इस पूरे वाक्य से हमें एक ऐसा पता लग रहा है जिससे इच्छा का बोध हो रहा है, तो ये जाएगा इच्छावाचक वाक्य। अब है प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण देना है। प्रश्नवाचक, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। क्या अनु घूमने गया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य था। तो पंखा बंद है बेटा। अब है मैं विद्यालय गया था, वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण। तो आपको इसको ना प्रश्नवाचक में बदलना है। प्रश्नवाचक में बदलने के लिए इसके पीछे सबसे पहले आपको प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब अपने अपने ऑप्शन में देखिए, आप प्रश्न चिन्ह वाला सिर्फ ग ही ऑप्शन है, तो ग ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा आज्ञावाचक का। ये तीनों प्रश्नवाचक के, तो ये तीनों कट जाएंगे, आपका एक ही ऑप्शन बचता है, वो आपका सही आंसर होगा। कितना आसान था ना बच्चों। अब है प्रश्न 6, निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 6 में क्या करना है आपको, पहले इसमें आपको बच्चों समास पहचानने, निम्नलिखित समास नहीं अलंकार पहचानने बच्चों। निम्नलिखित पंक्तियों में से रूपक अलंकार पहचाने। रूपक अलंकार वो होता है जिसमें किसी एक को हम दूसरे को समझ लेते हैं, मतलब किसी हम एक होता है उपमा अलंकार, एक होता है रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में हम तुलना करते हैं, रूपक अलंकार में क्या करते हैं, हम पहली वाली चीज़ को दूसरी वाली चीज़ का रूप दे देते हैं। तो इसमें आपको पहचानना है कौन सा, काली घटा का घमंड घटा, ये कौन सा अलंकार है, इसमें काली घटा का ये घटा और घटा, तो ये है आपका बच्चों श्लेष अलंकार, जिसमें 2 शब्द आते हैं, एक जैसे शब्दों का कई बार प्रयोग होता है, परंतु उनका हर बार अर्थ क्या होता है, अलग होता है। ये आपका नहीं है, शायद 10वीं का है। अब है आपका शुभम को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, तो यही आपका इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कवि को क्या मान लिया, चोर जैसा मान लिया। यमक अलंकार का सही उदाहरण होगा, यमक अलंकार वो अलंकार होते हैं जब एक ही वाक्य में, मतलब जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वो होता है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द बार बार आए तो वो यमक अलंकार कहलाता है। जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर एक शब्द नहीं आ रहा बार बार, यहाँ पर भी एक शब्द बार बार नहीं आ रहा, यहाँ पर भी एक शब्द बार बार नहीं आ रहा, सिर्फ मन का फेर में एक शब्द बार बार आ रहा है, तो ये आपका कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अब है निम्नलिखित में से उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार में बच्चों मैंने भी बताया, उसमें तुलना करते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, इसमें यहाँ तुलना नहीं हुई। पीपर पात सरिस मन डोला, ये आपको जब आपके मैम ने करवाया होगा, ये सर ने करवाया होगा, तो यही एग्जाम्पल लिखवाया होगा उपमा अलंकार में। पीपर पात सरिस मन डोला का मतलब है कि पीपल के पत्ते की तरह मन डोला, जैसे पीपल का पत्ता डोलता है वैसे ही मन डोल रहा है। तो मन की तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है, तो उपमा में तुलना की जाती है। अनुप्रास अलंकार, बच्चों अनुप्रास अलंकार कौन सा अलंकार होता है, ऐसा अलंकार जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जब भी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है, वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे पहले वाले ऑप्शन में क क क 3 बार का आया, तो ये आपका सही अनुप्रास अलंकार जाएगा। यहाँ पर स, यहाँ ब 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती थी, तो यहाँ पर 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। बरसात बारिश बूंद, कुटिल कुचाल कुकर्म छोड़ दे, नकल साथ सुख साथ तुम्हारे, नकल सकल सुख साथ तुम्हारे। तो आपका जो ये सही ऑप्शन होगा कुटिल कुचल का ऑप्शन भी सही है बच्चों, मुझे तो सारे ही सही लग रहे हैं, मतलब ग को छोड़ के। ख में भी वही है, गा में भी है, पर आप पहला वाला ही लगाएं, कुटिल कुचाल कुकर्म छोड़ दे। अब आ जाइए, आपका है पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक से है जिसको आपको गद्यांश को पढ़ना है, फिर आपको इसके उत्तर देने। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा सबिका पड़ा कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने के लिए एक तिनका भी ना मिला था।
उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया ही अच्छा था, कम से कम रूखा सूखा तो देता ही था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। इनमें से कई तो इतने कमजोर थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फटाक पर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। जानवर वहां पर क्यों खड़े नहीं हो पा रहे थे? कमजोर होने के कारण, परेशान, असहाय, मजबूत। तो वो क्या होने के कारण? कमजोर, खाना पीना नहीं मिल रहा था, इसलिए वो खड़े हो नहीं पा रहे थे। इसके बाद है, सभी पशु जमीन पर किसकी तरह पड़े थे? बीमारों की तरह, अधमरों की तरह, मुर्दों की तरह। भी आपने पैराग्राफ पढ़ा तो आपको पता लगा कि सारे किसकी तरह पड़े थे? मुर्दों की तरह पड़े थे। सारा दिन दोनों मित्र कहाँ पर टकटकी लगाए देखते रहे? छत पर, आंगन पर, दीवार पर, फाटक पर। अभी आपने यहाँ पर देखा, इसको दोबारा देखते हैं। फाटक पर टकटकी लगाए थे। कहाँ पर टकटकी लगाए थे बच्चों? फाटक पर टकटकी लगाए थे। आप इसको मार्क कर लीजिए, फाटक पर। यह घटना कहाँ के इतिहास में अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी? शहर के, कस्बे के, गांव के और नगर के। तो आप इधर देखेंगे गांव के इतिहास के। तो कहाँ के इतिहास के? गांव के इतिहास के। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा गांव के। बाल सभा ने क्या निश्चय किया? उनको घुमाने ले जाना, उन्हें अच्छे से नहलाना, उनको अच्छा भोजन देना, दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना। क्या देना? दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना। इसके बाद है, एक बारी आप इसको दोबारा से चेक कर लीजिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, बाल सभा ने निश्चय किया दोनों को अभिनंदन पत्र देना है, तो यही इसका ऑप्शन होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। लहसा की ओर पाठ में सर्वोच्च स्थान पर क्या था? डांडे के देवता का स्थान, चीनी किला, पहाड़, सुनसान जगह। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए। डांडे के देवता का स्थान, चीनी किला, पहाड़ या सुनसान। तो आपको चुनना है डांडे के देवता का स्थान। लहसा की ओर पाठ में सर्वोच्च स्थान पर था डांडे के देवता का स्थान। लहसा की ओर पाठ में लेखक के घोड़े की दशा क्या थी? आपको ये बताना है कि लेखक के घोड़े की दशा क्या थी। बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तेज तेज चल रहा था, भाग रहा था, बैठ गया था। तो उसका जो घोड़ा था वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि वो ऊंचाई पे थे ना, पहाड़ पे। अब आपके वो निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखने। तो यहाँ पर आपसे 5 पूछे गए हैं और आपको 5, क्योंकि 1 × 5 लिखा है इसलिए 5। रस खान अगले जन्म में जन्म लेकर इसमें से क्या बनना चाहता है? नंद बाबा की गाय, बादल, यमुना नदी या राजा? वो बनना चाहता है बच्चों, नंद बाबा की गाय बनना चाहता है। आप ऊपर पढ़ सकते हैं। रस खान किसके बदले 3 लोगों का सुख छोड़ देना चाहता है? पुनर्जन्म में राजा बनने के लिए? गलत। इंद्र के सिंहासन के लिए? गलत। श्री कृष्ण के कंबल और लाठी के लिए? कदम का वृक्ष बनने के लिए? श्री कृष्ण और कंबल के लाठी के लिए। रसखान जी किस पहाड़ को पत्थर बनाना चाहते हैं? रसखान जी किस पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं? हिमाचल का, विंध्याचल का, मेहर का, गोवर्धन का पत्थर बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने वही उठाया था ना। कवि रसखान को किस स्थान से अधिक लगाव है? ब्रज से, मथुरा से, काशी से, प्रयाग से? उसको लगाव है ब्रज से। आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पता लगेगा कि यहाँ ही पर लिखा है, क्योंकि श्री कृष्ण जी का नाम ब्रज गोकुल, तो उसको वहाँ से सबसे ज़्यादा लगाव है। इसके बाद है आपका, लुकिट कमरिया पर रसखान क्या नौछावर करना चाहते हैं? धन दौलत, खेत खलियान, प्रेम, तीनों लोगों का राजपाट न्यौछावर करना चाहते हैं। अब आपके हैं प्रश्न नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों के विकल्प चुनिए। वाक कविता में कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है? सांसों से की गई है। सांसों से कच्चे धागे की तुलना की गई है। वाक कविता में नाव किसे माना गया? पानी के जहाज को, पानी के किसी जीव को, जीवन को, संसार को? जीवन को क्या माना गया है? नाव माना गया। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।